हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 6 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 9 फरवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें टोटल 25 सवाल हैं। 25 के 25 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका पहला शिफ्ट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो प्रत्याशियों के बीच आयोजित एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। उनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, सवाल आसान है, स्टेप वाइज आप सॉल्व कर लीजिए। मान लेंगे कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x थी। अब देखिए कहानी क्या है। इसने कहा है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% मतलब 3/4। तो टोटल x मान है, तो इसका 3/4 लोग जो है वो वोट डाले हैं, ठीक है। और उनमें से 2% को अवैध घोषित किया गया। तो वैध कितने बचे? 98%, ठीक है। 98% मतलब 49/50। तो इस वोट का जो 49/50 है, इतने वैलिड वोट हैं हमारे पास। अब इसके बाद इसने कहा है कि वैलिड वोट का 75% प्राप्त हुआ है एक प्रत्याशी को, जिसको एक्चुअल में 9,261 मिला है। तो आप देख रहे हैं कि वैलिड वोट आपका ये है। इसका निकालना है आपको 75%। 75% मतलब 3/4। तो ये एक्चुअल वोट ये जो प्रत्याशी ने प्राप्त किया है इसके बराबर हो जाएगा, यानी 9,261 के। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखिए, आप कटाने के लिए तो कटा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर सोचना है कि ये 9261 क्या है? ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। 9261, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो कहानी क्या है। इसमें 7 × 7 है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, यानी कि कुल मिला के ये 21 × 21 है टोटल। 21 का स्क्वायर हुआ, तो 21 के स्क्वायर से आप 21 के क्यूब को काटेंगे तो कितना आएगा? भागफल 21 आएगा। कितना कट गया? अब x का वैल्यू आराम से मिल जाएगा। ये 21 है, इधर हो गया आपका 4 × 4 = 16 × 5 = 80, 800। तो 21 × 8 से जब आप करते हैं तो आपको मिलेगा 21 × 8 = 168। उस पर 2 जीरो, यानी 16,800 टोटल रजिस्टर्ड वोटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 28% और 16% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। मान लीजिए x और y दो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास। इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? x + y - xy/100%। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही इसका डिस्काउंट होगा। तो आपको भी वही करना है। दोनों को जोड़ लीजिए तो 28 + 16 कितना होगा? 34 × 10 = 44। माइनस करना है, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया है। तो ये है 28 × 16/100। कितना परसेंट इसका नेट डिस्काउंट परसेंट आएगा? तो आप इकाई अंक देख सकते हैं यहाँ पर 6 × 8 = 48, 8 आएगा, घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, दो ऑप्शन में, ठीक है। बी और सी तो होगा नहीं। गुना कर लीजिए, 100 से एक साथ डिवाइड कर दीजिएगा। 16 × 8 = 128 जाएगा, 12 32 12 44, यानी 4.48 यहाँ से आपको मिलेगा डिवाइड करने से। इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39.52%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 46% की एकल छूट तथा 30 और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 256 रुपया है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 100 है। पहला डिस्काउंट इससे देना है 46%। अगर आप 100 पे 46% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितना होगा? 54%, यानी 54, ठीक है। 100 का 54%, 54। अब दूसरा कंडीशन में इसने कहा है
कि इनके दो क्रमिक छूट है 30 और 20। तो आप इसको फॉर्मूला पे निकालेंगे तो कितना होगा, 30 20 50 माइनस गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 600, वो 100 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कुल मिला के 44% आपको यहाँ से मिलेगा। तो 100 में 44% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 56%, यानी 56 यूनिट। तो पहला डिस्काउंट जब ये देंगे तो इतना में बिकेगा, जब ये दोनों क्रमिक डिस्काउंट एक साथ देंगे तो इतना में बिकेगा। तो कुल मिला के डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। लेकिन सवाल में इसने कहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 256 रुपया, तो ये 256 रुपया के बराबर हो जाएगा। अंकित मूल्य निकालना है जो कि हम लोग माने हैं 100 यूनिट, तो 100 का वैल्यू आपको निकालना है। कितना होगा, 2 का 156, 128 गुना, इसका भी 128 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 128, यहाँ से 2 जीरो, तो 12,800 रुपया इसका अंकित मूल्य होगा। आगे 13,525 रुपया को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 29, 70 और 28 रुपये की कटौती कर ली जाए तो उनके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल जब प्रत्येक के हिस्से से पहले कटौती कर ली जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल राशि में से ये कटौती जोड़ करके माइनस कर लेते हैं, फिर उसको ये जो रेशियो उसमें बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13,525 है और यहाँ पर 29 रुपया, 70 रुपया और 28 रुपया, कितना हो जाएगा, 20 20 40 प्लस 70 110, इधर नॉट 17, यानी कि 127 रुपया आपको यहाँ पर टोटल हो रहा है जोड़ के। और ये 13,525 में इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए वैसे माइनस करना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन लग सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 25 है तो आप इसको 125 माइनस कर लीजिए। तो 13,525 में जब आप 125 माइनस करेंगे तो 13,400 बचा। ठीक है, अब इधर 127 को आपने 125 ही माइनस किया, 2 आपका बचा हुआ है, तो 13,400 में 2 और माइनस कर लीजिए तो बच गया कितना, 13,398 रुपया। इस रुपया को इस अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप क्या करिए, टोटल देखिए शेयर कितना हो रहा है, 19 6 25 8 33 यूनिट, तो हम कह सकते हैं कि 33 यूनिट का वैल्यू ये रुपया होगा। तो ये कितना गुना है, डिवाइड कर लीजिए, 11 से काटते हैं, 11 या 33, 11 एक का और 2 बार में, 1 बार में 8 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, इधर 406 रुपया, यानी हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमें 406 रुपया मिल गया। अब हमें चाहिए बी और सी का डिफरेंस, तो बी यहाँ पर देख लीजिए 6 यूनिट का है, तो 1 का 406 है तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 2436 रुपया इसका निकल जाएगा। ठीक है, 400 गुना 6 करिए 2400, 6 गुना 6 36, तो 2436 ये किसका शेयर है, ये है बी का। ठीक है, इसके बाद अगर सी का निकाले तो सी है 8 यूनिट का, तो 8 यूनिट का निकाल लीजिए, तो 4 8 32 और इधर 48, यानी 3248 रुपया सी का शेयर आया। क्लियर है। अब देखिए पहले कटौती कितना किया गया था, क्योंकि इसने कहा है कि मूल हिस्से का अंतर, तो मूल हिस्से का अंतर निकालने के लिए आपको ये कटौती वापस जोड़ना पड़ेगा। तो बी का कटौती 70 है तो 70 ला के आप इसमें जोड़ देंगे, सी का कटौती 28 है तो 28 ला के इसमें जोड़ देंगे, इसका मिल जाएगा आपको 2506 रुपया। और इसका कितना मिलेगा, 3240 20 60, इधर 16, यानी 3276 रुपया। दोनों का डिफरेंस निकालना है, जीरो आएगा। ठीक है, जीरो वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए 36 डिग्री और कोण बी 93 डिग्री है। कोण सी और डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण डी और सी का माप कितनी है। ठीक है, आसान सवाल है, रिपीटेड है। देखिए किसी भी तरह का आप चतुर्भुज बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें दे रखा है कोण ए 36, ये जो है 36 डिग्री है, बी है 93, ये है 93, सी और डी के बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, तो ये रहा डी का बाइसेक्टर और ये रहा आपका सी का बाइसेक्टर। ये कोण डी को समद्विभाजित कर रहे हैं और ये कोण सी को समद्विभाजित कर रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये जो कोण डी और सी आपको दिख रहा है ये निकालना है, मान लीजिए थीटा। तो इसमें सिंपल सा रहता है, थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो जो बाइसेक्टर है जहाँ पर
उसका अपोजिट एंगल आपको देखना है। जैसे सी का अपोजिट ये है, डी का ये है, तो इन दोनों का योगफल का आधा होता है ये थीटा का वैल्यू। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 9 3 12 120 हो गया, 129, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा कितना, 64.5। 64.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, 6 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए, 2 अंक की संख्या की अगर बात करें तो आप जानते हैं ये 10 से शुरू हो जाती है और 99 तक रहती है। अब इसमें 6 से डिविजिबल आपको देखना है। तो 6 से डिविजिबल अगर आप पहली 2 अंकों की संख्या खोजें तो आपको मिलेगा 12, उसके बाद मिलेगा 6 जोड़ते जाइए 18, फिर ये आते रहेगा और लास्ट संख्या कौन सी होगी, 96। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कि टोटल कितने नंबर है। तो क्या तरीका होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो 96 में 12 माइनस करिए, 84 आएगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे जो इनके बीच का डिफरेंस है, +1 करेंगे, ये आपका आंसर होगा। 6 से ये कट जाएगा 14 बार में, 14 + 1 15 टोटल नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 8:5 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 160 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल बहुत ही आसान है। आपसे क्या पूछ रहा है ये, आय का अंतर, और आय का अनुपात क्या दे रखा है, 8:5। डिफरेंस कितना का है, 8 और 5 का 3। तो 3 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए केवल 3 का मल्टीपल है, बाकी नहीं होगा आंसर। और निकालने का तरीका ये है कि आय का अनुपात 8:5 है, लिखेंगे, और व्यय का अनुपात 2:1 है, ये भी लिखेंगे। अब आय माइनस व्यय क्या होता है, बचत। बचत है 160, पहले व्यक्ति का, दूसरे का भी 160 ही है। इसके बाद का तरीका क्रॉस गुना करना है यहाँ पर और डिफरेंस लेना है। तो 5 दूना 10, 8 1 8, डिफरेंस है 2 यूनिट का। नीचे भी उसी तरह करना है, लेकिन जब दोनों जगह इक्वल रहे तो आपको यहाँ पर डिफरेंस लेके गुना कर देना है। तो 2 1 का डिफरेंस 1 होगा और गुना 160 करेंगे तो 160 ही आएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा, यानी ये 80 गुना है। अब आई का अंतर यहाँ पर देखिए 3 यूनिट है, तो 3 का निकाल लीजिए, इसका 80 गुना करेंगे तो 240 रुपया आएगा। आगे, 9 वर्ष पहले आशा की आयु भावना की आयु की 3 गुनी थी। अब से 7 वर्ष बाद आशा की आयु भावना की आयु की 2 गुनी होगी। भावना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको दोनों व्यक्ति यानी आशा और भावना का आयु का अनुपात खोजना है। कैसे खोजेंगे, 2 लोग हैं, आशा को ए लिखेंगे और भावना को बी लिखेंगे। इसने कहा है कि 9 वर्ष पहले जो है आशा भावना की 3 गुनी थी, यानी भावना अगर 1 यूनिट की थी तो आशा 3 यूनिट की होगी। ये कब की बात है, 9 वर्ष पहले की। अब चलते हैं हम लोग 7 वर्ष बाद। इसने कहा है कि आशा की आयु भावना की 2 गुनी होगी, यानी भावना अगर 1 यूनिट का तो आशा 2 यूनिट का। इतना क्लियर है। अब आपको देखना है कि एज गैप कितना आया। यहाँ 9 वर्ष पहले का ये रेशियो है और 7 वर्ष बाद का ये रेशियो है, तो कितना हो गया, 9 7 16। ठीक है, अगर एक जगह पहले है और एक जगह बाद है तो गैप दोनों को जोड़ के देना है। अगर दोनों जगह सेम चीज़ रहे, जैसे पहले यहाँ भी है और यहाँ भी रहता 7 वर्ष पहले, तो आपको दोनों का क्या लेना होता, डिफरेंस। या फिर बाद रहता यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी बाद रहता और यहाँ पर भी बाद है, तो भी आपको डिफरेंस लेना होता। ठीक है, तो 16 आपको दोनों जगह दे देना है। फिर यही तरीका क्रॉस गुना करके डिफरेंस, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 यूनिट आएगा और नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो 1 का 16 है, क्या पूछ रहा, भावना की वर्तमान आयु। देखिए भावना है 1 यूनिट का और ये कब की है, 9 वर्ष पहले की, तो यहाँ 16 साल आएगी। तो ये जो 16 साल है ये कब की आयु है, 9 वर्ष पहले की। वर्तमान ये पूछ रहा है तो 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 जब आप जोड़ेंगे तो 25 साल इसका वर्तमान आयु निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है तथा जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 832 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ये पूछ रहा आयतन क्या है। आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH।
अगर रेशियो से निकालें हम लोग आयतन तो कितना आएगा, 4×12 दूना 24। ठीक है, 24 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है। ऑप्शन भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ये तो 8 का मल्टीपल है कि नहीं है, 8×6 = 48, 7। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 3 का चेक कर लीजिए, सबसे आसान। 6×1 7 5 12 1 13 नहीं है 3 का मल्टीपल। 6×3 9 5 14 1 15 ये 3 का मल्टीपल है। और ये 8×6 14 5 19 1 20 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको निकालना है तो क्या तरीका है, यहाँ पर x के टर्म में आपको मान लेना है LBH यानी 4x और 3x, फिर हो जाएगा 2x। टोटल सरफेस एरिया दिया है, आप जानते हैं घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ 4×3 = 12x² हो जाएगा, प्लस 3×2 = 6x² हो जाएगा, प्लस HL यानी कि 4×2 = 8x² यहाँ पर हो जाएगा। बराबर कर देंगे 832 के। ठीक है, अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद आयतन निकालना तो तीनों को गुना करके यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे, एक दुकानदार ने 20 रुपया प्रति केजी की दर से 10 केजी गेहूं और 30 रुपया प्रति केजी की दर से 15 केजी गेहूं खरीदकर उन्हें मिश्रित कर दिया। उसे मिश्रित किस्म की गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, देखिए 10% का लाभ है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 110%, यानी ये 11 का मल्टीपल है। आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा, चेक कर लीजिए। ये अगर देखें नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 11 का मल्टीपल है। 6×2 = 8 7 ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्वांटिटी का रेशियो लेना है। यहाँ पर 10 केजी गेहूँ है, यहाँ पर 15 केजी है, तो 5 से 2 बार में कट रहा है, 5 से 3 बार में, तो 2:3 है इसका क्वांटिटी का रेशियो। अब रेट क्या है, पहला जो किस्म का गेहूँ है ये 20 रुपया का मिल रहा है और दूसरे किस्म का ये 30 रुपया का मिल रहा है। अब हमें निकालना है कि इनका ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, तो आप तरीका क्या लगा लीजिए, यहाँ पर गुना कर लीजिए। 40 प्लस इधर हो गया 30×90, इसको डिवाइड करना है टोटल क्वांटिटी जो कि 2 3 5 दिख रहा है यहाँ पर 5 से। तो यहाँ पर आप जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग। 5×8 5 से 18, 18×8 26 आएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं, इसका जो एवरेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, ये है 26 रुपये। अब इस पर इसको चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो 26 का 1.1 गुना, तो गुना कर लीजिए। 26×2 = 28 रुपया इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के डेटा में बहुलक क्या होता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार रिपीट होते हैं। तो चेक कर लेंगे। 73 अगर देखें तो एक यहाँ है और आगे चलते जाएं तो 73 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये एक बार हो गया। 85 देखें तो एक 85 यहाँ हो गया और एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 हो गया, टोटल 3 85 है। ठीक है, 68 देखते हैं। 68 देखें तो यहाँ पर एक 68 मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, अब नहीं है, टोटल 4 68 है। तो अभी तक तो पता चल गया कि 68 बहुलक होने वाला। 89 भी चेक कर लीजिए, एक 89 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, यानी ये एक बार है, तो कंफर्म हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुलक। ओके, यदि पहली संख्या का 66% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्टली सॉल्व करना है। देखिए ये तो परसेंटेज में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो इसका परसेंटेज आप जानते होंगे 60% होता है। यानी पहली संख्या का 66% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो संख्या किस अनुपात में होगा, यानी दो संख्या अगर ए बी है तो इसका रेशियो ये परसेंटेज को उलट देना है। दूसरी का परसेंटेज क्या है 60, ये पहली संख्या बन जाएगी, और पहली का परसेंटेज 66 है, ये दूसरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये कटा लीजिए। 6 से कट रहा है 10 बार में, 6 से कट रही है 11 बार में, तो 10:11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, इतना ही आपको करना था। आगे
यदि 3 कारों की चाल का अनुपात ये है तो इन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर मान लेना है कि ये जो दूरी है इसका 1 यूनिट है। तो पहली कार का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे। दूसरा का दूरी वही रहेगा 1, लेकिन इसका चाल है 3। तीसरा का दूरी वही रहेगा 1 और इसका चाल है 5। तो ये रेशियो होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में तो हटाना पड़ेगा। गुना किससे करना है, ये देखिए 2, 3, 5 का एलसीएम यहाँ हो जाएगा 30। 30 से अगर गुना करेंगे तो ये 15 बनेगा और ये 10 बनेगा और ये 5 6 के 30 यानी 6 बनेगा। तो फाइनली आपको ये रेशियो मिलेगा टाइम का, 15:10:6। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% खो देता है, फिर वह शेष धनराशि का 25% व्यय करता है। यदि उसके पास 525 रुपये बचते हैं तो उसकी मूल धनराशि कितनी थी। मूल धनराशि हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x रुपया। अब इसमें 20% इसने खो दिया, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का नुकसान हो गया, तो वैल्यू कितना बचेगा, 4/5। क्लियर है। और इसके बाद इसने कहा है कि जो राशि बची है उसका 25% यह खर्च करता है, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी 4 पर 1 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 3/4। तो ये राशि एक्चुअल में उसके पास बची है, जबकि सवाल में कहना है 525 रुपया, तो ये 525 के बराबर हो जाएगा। कटा लेंगे 4 4, 3 से जरूर कटेगा, 17 या 51, 175 गुना 5 करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 850, 25, 875। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे इसका मान याद करना। ठीक है, छोटा सा सवाल है, इसमें सबको याद ही रहता है। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, और 8 के क्यूब 512, सबको पता है। घटा लेंगे, इकाई अंक तो 5 आ रहा, आप इकाई अंक पहले देख सकते थे, यहाँ पर 2 ऑप्शन था। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ रह जाएगा आपका कितना, 16। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 35 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक ही समय पर चालू कर दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। एफिशिएंसी पहले निकालना आपको। ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है ये 35 मिनट में भर सकता है, और सी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में इसे खाली कर सकता है। तो टंकी का कैपेसिटी, इन तीनों का एलसीएम आपको मानना होगा। तो एलसीएम कितना होगा, देखिए 15 और 60 का एलसीएम तो 60 होगा, सबको पता है। अब देखिए 35 का क्या है, 60 में 5 है, 7 नहीं है, 7 ला के गुना कर दीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। 15 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 गुना 7 28 हो जाएगा इसका ए का एफिशिएंसी। इसका 7 बचे 5 से ये 12 बार में जाएगा, यानी कि 12 आएगा बी का। सी का अगर निकाले तो 7 आएगा, और ये खाली करने वाला तो आपको माइनस लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है, आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने के बाद आपको करना क्या है, टोटल कैपेसिटी हो गया 6×7=42, यानी 420 यूनिट का टंकी। अब इसने कहा है कि सभी को एक साथ चालू कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि अगर सभी को एक साथ चालू किया जाएगा तो ये भरेगा 28, ये भरेगा 12, लेकिन ये जो है 7 निकाल देगा, तो कुल मिला के कितना भराएगा, ये 28 12 40 हुआ, 7 घटाइए 33। तो 33 से टोटल वर्क को डिवाइड कर लीजिए, 3 से जाएगा 11, 3 से जाएगा यहाँ पर 140, यानी नीचे 11 रहेगा, ऊपर 0 आना चाहिए। चेक करिए, 4 का 4, यहाँ 0, 4 आ रहा, नहीं होगा। 3 9 12 नहीं होगा, 1 7 8 नहीं होगा, 2 1 2 8 10 ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए। तो इस तरह के व्यंजक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो छोटी कोष्टक है वहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है छोटी कोष्टक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 9 30 माइनस 11 19। ठीक है, ये वैल्यू आपका 19 हो गया। अब 31 में 19 माइनस करना, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है। जब आप माइनस करेंगे तो 12 यहाँ से मिलेगा, फिर आगे माइनस है, 25 में 12 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, फिर माइनस है तो 35 में 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
22। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान याद करना है, काफी लंबा दिख रहा है लेकिन सवाल में कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ पर सेक स्क्वायर देख रहे हैं और यहाँ पर कॉट स्क्वायर है। सेक कितना है 18, तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, लेकिन एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 18 है, आगे देखें तो 10 यहाँ 72 दे रखा है, इक्वल तो है नहीं एंगल, तो यहाँ पर कॉट 72 है, तो कॉट को आप लिख सकते हैं क्या 10 कितना 90 माइनस 72 यानी कि 18 डिग्री। तो देखिए एंगल बराबर हो गया ना, सेक स्क्वायर यहाँ पर टेन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ तक का कहानी खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब आगे चले तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर 60 है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर में कोई डायरेक्ट होता नहीं है। अगर इसको आप बदलते हैं तो कॉसेक बदलाएगा सेक में, साइन और सेक में भी नहीं होता, तो यहाँ पर वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस कॉसेक 60 कितना होता है वैल्यू 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ देखिए कॉसेक है 10 है, तो 10 को आप बदल देंगे कॉट में, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर 18 डिग्री। एंगल इक्वल है लेकिन बीच में प्लस है, आगे माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक 18 यानी कॉसेक स्क्वायर 18 माइनस कॉट स्क्वायर 18, जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो -1 +1 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा ये वैल्यू, जोड़ लीजिए 12, इधर 3 इधर 16 3 19, 12 नीचे रहेगा 19 ऊपर रहेगा, तो कहाँ पर है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे एक स्कूल में 156 छात्र और 143 छात्राएं हैं। प्रधानाचार्य उन्हें सेक्शनों में इस प्रकार विभाजित करना चाहते हैं कि एक सेक्शन में केवल छात्र या केवल छात्राएं हो। यदि सभी सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो और प्रधानाचार्य चाहते हैं कि सेक्शन में कम से कम हो, सेक्शन कम से कम हो, तो स्कूल में कितने सेक्शन होंगे। सवाल आसान है, आप अगर पहले से प्रैक्टिस में तो देखते ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, कैसे, छात्र है 156 और ये है 143, तो ये जो सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों का HCF। तो HCF निकालना होगा आपको। 156 मतलब 13 गुना 12 होता है और 143 मतलब 13 गुना 11 होता है, तो इन दोनों में ये देखिए 13 कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। और सेक्शन का संख्या निकालना है तो क्या करना होगा, 13 छात्र का ग्रुप बन रहा है, 156 में कितने ग्रुप बनेंगे, तो 13 से 156 को डिवाइड करना है, तो आएगा कितना 12, और उसी तरह दूसरा गुण करेंगे तो यह आएगा 11, कुल मिला के 12 + 11 23 टोटल सेक्शन यहाँ बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे 40% और 15% की क्रमिक छूट की एकल छूट किसके तुल्य है। एक सवाल कर चुके हैं, दोनों को जोड़ना है तो ये आ जाएगा 55% और माइनस करना है दोनों को गुना करके, तो 15 चौके 60, 600 हुआ, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 55 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49%। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे एक लड़की 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाती है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब दूरी समान रहता है, जैसे ये लड़की जो है ये कहाँ जाती है, घर से स्कूल जाती है और फिर स्कूल से वापस आती है, तो दूरी बराबर हुआ। दूरी जब बराबर रहा तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 2xy/x + y हमेशा के लिए। इसमें x जाने का स्पीड और y जो है आने का स्पीड होता है। तो यहाँ पर 2 गुना जाने का स्पीड 10 है, आने का स्पीड 40 है, नीचे दोनों को जोड़ के यानी 40 10 50 देंगे, तो ये 400 व 5 से 8 बार में कटेगा, 8 दूना 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका एवरेज स्पीड निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे ऋषि किसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। शान ऋषि से 10% अधिक कुशल है। शान को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।
ठीक है। तो देखिए, दो लोग हैं, कौन सब, शान और ऋषि। ऋषि से ये 10% अधिक कुशल है, यानी ये अगर 10 यूनिट करेगा तो शान करेगा 11। तो ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो आप बता सकते हैं, इसका उल्टा होगा, यानी कि 10:11 होगा। ऋषि ले रहा है 11 दिन, जबकि यहाँ पर देखें तो ये 11 यूनिट, 11 यूनिट 11 दिन के बराबर है। तो 10 यूनिट कितने दिन के बराबर होगा, 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, आर है 3 का स्क्वायर, 9 जाएगा, 9 चौके 36π इसका आंसर होगा। आगे, प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 16 ही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रथम n सम प्राकृत संख्या रहता तो उसका आंसर क्या होता, n+1, यानी कि 16 एक 17 हो जाता उस केस में। यानी ये विषम की जगह पर अगर सम देता आपके प्रश्न में तो 17 इसका करेक्ट आंसर होता। आगे, 15,000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 15% का रेट है, और 2 वर्ष तक 30% तो इसको साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आप डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, r²/100%, यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ भी वही करिए, तो 15 का स्क्वायर 225/100 करेंगे तो 2.25% आपको एक्स्ट्रा ब्याज यहाँ पर मिलेगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा ये। ठीक है, तो 15,000 धनराशि है, 30% हो जाएगा 4,500, प्लस 15,000 का 2.25, तो 2% निकालते हैं तो 300। 45 3 4800 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 4800 से ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन कितना ज़्यादा, देखिए इसका अगर 1% निकालते हैं तो 150 आएगा, और 0.25 निकालना यानी 1/4, 37.5 यहाँ पर है। देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना। आगे, ये आखिरी सवाल था। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखिए, और फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।